किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस दायरों में चक्कर लगाते हैं। इन दायरों में इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा फिक्स होती है। इसके लिए इसकी तादाद को मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं n² मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, n जो है वो मदार की तादाद है। पहला मदार है तो आप इसको 1 लिखेंगे, शेल नंबर 2 है तो आप इसको 2 लिखेंगे, शेल नंबर 3 है तो आप इसको 3 लिखेंगे। इन शेल्स को हम KLMNOP के नाम से जाहिर करते हैं। पहले शेल को हम K लिखते हैं, दूसरे को L लिखते हैं, तीसरे को M, और इस तरह आगे चलते जाते हैं। जो K शेल है किसी भी एटम का, यानी कि न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद जो बाहर वाला शेल है उसके अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो L शेल है, K के बाद L शेल दूसरा शेल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा 8 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा शेल है, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा 18 होनी चाहिए। इस तरह आप किसी भी शेल के अंदर, कोई भी शेल हो, MNOPQ कुछ भी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद को मालूम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एटम के अंदर मदारों या शेल्स की तादाद मालूम है तो आप आसानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको किसी एटम के इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम है तो आप उसमें नंबर ऑफ शेल यानी मदारों की तादाद मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन का एटम है, इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इनको तकसीम करके देखते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, यानी कि क्लोरीन के अंदर टोटल 3 शेल होंगे। ठीक है, और 17 इलेक्ट्रॉन 3 शेलों में डिवाइड हो जाएंगे। हमने अभी देखा कि तीसरे शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन क्लोरीन के इस एटम के अंदर बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। केमिकल रूल के मुताबिक किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद पूरी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो वो जो एटम है वो स्टेबल नहीं होता। जिस तरह यहाँ पर अब क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको 8 होना चाहिए था या 2 होना चाहिए था, जो कि ये दोनों की गिनती को पूरा नहीं करता। तो हर एटम अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को पूरा करने की कोशिश करता है। जिस एटम के इलेक्ट्रॉनों की तादाद बाहर वाले शेल में पूरी ना हो, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी होनी चाहिए उस शेल में उतनी ना हो, तो वो जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहता। हर एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों की तादाद को पूरा करने की कोशिश करता है। इस सूरत में वो क्या करता है, या तो अपने इजाफी इलेक्ट्रॉन दे देता है या फिर किसी और से इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी तादाद पूरी करता है। या तो इजाफी इलेक्ट्रॉन दे देता है या किसी और से ले लेता है। इस केस में इस क्लोरीन में क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अब 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसी तरह हम देखते हैं कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, इसलिए ये अपना 1 ही दे देता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका जो सबसे बाहर वाला शेल रह जाता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं और इस तरह ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, ये उसकी वैलेंसी कहलाता है। किसी भी एटम की अगर आपसे कहा जाए कि इसकी वैलेंसी 2 है तो इसका मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन या ले रहा है या दे रहा है। अब हमें कैसे पता चलता है कि इस एटम या इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं, तो हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव से जाहिर करते हैं। अगर तो कोई एटम या कोई एलिमेंट जिसके ऊपर वैलेंसी नंबर के साथ पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसने आयंस या इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर वैलेंसी के साथ मनफी चार्ज लगा हुआ है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कोई भी ऐसा एटम जो स्टेबल ना हो, इलेक्ट्रॉन देता हो या लेता हो, वो आयन हो जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कैटायन हो जाता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एनायन हो जाता है। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन देता है और कितने इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी जो सलाहियत है उसको हम कहते हैं वैलेंसी। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि ये
जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्यों आया, किसी भी एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये चार्ज क्यों आया। हमने ये पीछे पढ़ा कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद हमेशा इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है। जब फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम के पास 11 ही प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे और प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि एक मस्बत चार्ज का इजाफा हो गया। इसीलिए हम इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये जो आयन है, अब जो एटम जिसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था और वो अब आयन बन गया है, इस आयन के ऊपर मस्बत चार्ज मौजूद है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इसके पास एक मस्बत चार्ज ज़्यादा हो गया है। इसी तरह क्लोरीन के एटम में हम मिसाल ले लेते हैं कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, अब इसके पास प्रोटॉनों की तादाद 17 थी और इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी 17 थी। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब इसके इलेक्ट्रॉनों की तादाद 18 हो जाएगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर भी एक मनफी चार्ज आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम इसको 2 माइनस लिख देंगे, अगर 3 लेगा तो 3 माइनस, 4 माइनस, इस तरह हम इसकी वैलेंसी को जाहिर कर देंगे। 2 आइंस या 2 एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ये कंपाउंड क्यों बनता है? हमने देखा कि एक एलिमेंट या एक एटम जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो अब पॉजिटिव आयन या कैटायन बन गया है। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल सोडियम ही है जिसके पास एक पॉजिटिव साइन है, दूसरी तरफ क्लोरीन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर अब वो एन आयन बन गया है। इसके ऊपर मनफी चार्ज है, इसके ऊपर मस्बत चार्ज है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं और खींच के ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह सोडियम और क्लोरीन मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक कंपाउंड बना देते हैं। अब इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि मस्बत और मनफी चार्ज ने एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दिया है, इसलिए अब इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। नाउ व्हाई डू एटम्स कंबाइन? कोई भी दो एटम आपस में क्यों मिलते हैं, वो आपस में मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है वो स्टेबल नहीं है, उसको अपने बाहर वाले मदार में इलेक्ट्रॉनों की तादाद को पूरा करना है। अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर है 2 और इसका मास नंबर है 4। इसके पास जो शेल है, इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो बाहर वाला मदार है वो स्टेबल है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अपने इस मदार को मुकम्मल करने के लिए किसी और एलिमेंट या किसी और एटम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा एटम जिसका बाहर वाले मदार में इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम हो या ज़्यादा हो, तो वो अपनी तादाद को पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे एटम से या तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है या उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम का एटम है, लिथियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले मदार में और 5 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले मदार में है। ठीक है, तो अब ये लिथियम अपने इस बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद को पूरा करना चाहता है जो कि है 8। इस फार्मूला के मुताबिक इस तादाद को 5 नहीं 8 होना चाहिए। तो लिथियम क्या करता है, या तो अपने इन 5 इलेक्ट्रॉनों को किसी और को दे देगा या फिर अपने किसी और एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अगर ये 5 दे देता है तो फिर इसका सबसे बाहर वाला शेल ये होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद 2 है और वो पूरी है। इसके बाद जब ये 2 हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये अपने आपको ये चाहे कि मैं ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को ना दूं, तो फिर इसे किसी और से 3 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। उस सूरत में फिर इसका ये वाला शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद 8 होगी और ये मुकम्मल हो जाएगा। ये तो सूरत थी कि कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले अपने आप को स्टेबल करने के लिए। दूसरी सूरत एक और होती है जिसमें एक एटम ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है, ना तो देता है ना ही लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाले शेल में भी एक एटम है, इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये इसको देना चाहता है लेकिन दे नहीं सकता, ये इससे लेना चाहता है लेकिन ले नहीं सकता। इस सूरत में
जो एटम है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं। अब इस तरह शेयरिंग से इसके बाहर वाले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके बाहर वाले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। व्हाई डू एटम कंबाइन? 2 एटम क्यों इकट्ठे होते हैं? Atom combines with other atoms but they stop reacting with other atoms, become stable when their outermost shell is complete having 8 electrons, or they have only one shell, K shell, with 2 electrons. भी एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है, जोड़ी बनाता है, लेकिन ये जोड़ी उस वक्त बनना बंद हो जाती है जब इनके बाहर वाले जो शेल है, जो सबसे बाहर वाला मदार है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद मुकम्मल हो जाए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद मुकम्मल हो जाए। अगर दूसरा शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, अगर पहला शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, अगर तीसरा शेल है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। इस तरह हर एक शेल में जो सबसे बाहर वाला शेल है, बाहर वाला मदार है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद अगर मुकम्मल हो जाए तो एटम एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना या एक दूसरे के साथ कंबाइन होना, मिलना छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। For this purpose an atom can lose, gain और share its electron with other atoms. इस मकसद के लिए, यानी कि अपने बाहर वाले मदार में, सबसे बाहर वाले मदार में इलेक्ट्रॉनों की तादाद को पूरा करने के लिए कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर शेयर कर लेता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मालिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखाया गया है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और इस तरह 2 एटम मिलकर एक मालिक्यूल बना लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ वैलेंसी एंड व्हाट इज़ अ आयन? वैलेंसी क्या है कि किसी भी एटम की ये सलाहियत कि वो कितने इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है या लेता है। वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम्स, वो कितने एटमों के साथ मिलता है। वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, आप वैलेंसी की तारीफ इस तरह भी कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम वांट्स टू लूज, गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या कितने लेना चाहता है या कितने शेयर करना चाहता है, ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम हमेशा अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए सोडियम के ऊपर हमेशा एक मस्बत चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि सोडियम के सबसे आखिरी मदार में, सबसे बाहर वाले मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को देकर अपनी जो सब अंदर वाला मदार है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद को पूरा कर लेता है। इट्स वैलेंसी इज़ 1। ठीक है, अब इसने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 1। फ्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का जो एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। इसने लिया है इसलिए इसकी वैलेंसी को हम मनफी में लिखेंगे, इसने दिया है इसलिए इसकी वैलेंसी को हम मस्बत में लिखेंगे। शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसलिए इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। कॉपर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन है वैलेंसी नंबर 2। कॉपर की, मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन या देते हैं या लेते हैं। वैलेंसी ऑफ एलुमिनियम, नाइट्रोजन इज़ 3। एलुमिनियम की और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। इसका मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन या देते हैं या लेते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। इसका मतलब है इसके सबसे बाहर वाले मदार के पास के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे देता है या ले लेता है। नाउ व्हाट इज़ आयन? आयन क्या होता है? एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। कोई भी एटम जिसके ऊपर चार्ज हो, जिसके ऊपर मस्बत हो या मनफी हो, चार्ज हो, वो आयन बन जाता है। ठीक, व्हेन एन एटम रिलीजेज इट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके अंदर प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन दैट इज़ अ कैटाइन। वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और इसलिए उस पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटाइन। व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, कोई भी एटम जिसने अपने सबसे बाहर वाले मदार में इलेक्ट्रॉनों को लिया है,
ठीक है। जब उसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उस पर मनफी चार्ज बढ़ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाएगी प्रोटॉन की निस्बत, तो इस तरह उस पर मनफी चार्ज बन जाएगा। और ये जो मनफी चार्ज रखने वाला आयन है इसको हम कहते हैं एन आयन। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। जो मनफी चार्ज है और मस्बत चार्ज है वो एक दूसरे को खींचते हैं, और इस तरह खींचने से वो क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सोडियम का आयन है जिसके ऊपर मस्बत चार्ज है, इसी तरह हमारे पास एक क्लोरीन का आयन है जिसके ऊपर मनफी चार्ज है। ये मस्बत चार्ज इस मनफी चार्ज को खींचेगा, ठीक है। इनके आपस में कशिश की वजह से हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि NaCl होगा। इसके मस्बत चार्ज इसके मनफी चार्ज को ख़त्म कर देगा और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होगा जो कि NaCl या नाउ हाउ सोडियम क्लोराइड फॉर्म। सोडियम क्लोराइड जो टेबल साल्ट है, नमक है, ये किस तरह बनता है। वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाता है। सोडियम एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सोडियम एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सोडियम के सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। और क्लोरीन के सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम बिकम सोडियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम एटम एक सोडियम आयन में तब्दील हो जाता है। क्लोरीन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्लोराइड आयन। और इस तरह क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयन है ये एक दूसरे को कशिश करते हैं, खींचते हैं, और इस तरह एक कंपाउंड बन जाता है। एक्सटेंड योर थिंकिंग। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब आप एक गिलास की रॉड को, डंडे को सिल्क के साथ रगड़ें तो क्या होता है कि जो आपकी रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके अंदर वो चार्ज हो जाती है पॉजिटिवली। व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल इन द एटम्स इन द रॉड हैज़ बीन रिमूव्ड। अब आप बता सकते हैं कि ये जो रॉड था, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया है, तो कौन सा पार्टिकल है इसके अंदर से जो निकल गया। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकला है तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी। द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट शोन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द एटम रिलीज और गेन। किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी नंबर ये जाहिर करता है कि उस एटम या एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हैं या गेन किए हैं, कितने दिए हैं या कितने लिए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन फॉर ईच एलिमेंट। आप इन वैलेंसी नंबर की बुनियाद पर बताएं कि ये जो एलिमेंट है इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने लिए हैं। पोटाशियम वैलेंसी नंबर 1+, ठीक है। आपको इस प्लस या माइनस के साइन से पता चलेगा कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इट्स मीन इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कितने होंगे, 1, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी नंबर 1 पॉजिटिव है। ऑक्सीजन का वैलेंसी नंबर 2-, इट्स मीन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इस तरह आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब इस चैप्टर में अगला टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स कहते हैं किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम का हमशक्ल। आम जिंदगी में हम जब कहते हैं कि ये उसका हमशक्ल है तो उसके अंदर तकरीबन तमाम क्वालिटीज़ यानी कि शक्ल शुबाहत बिल्कुल एक जैसी होती है। कोई 2 इंसान अगर हमशक्ल हैं तो उनकी शक्ल शुबाहत बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन उनके अंदर जो उनका जिनियाती मादा है या उनका स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होगी। बिल्कुल इसी तरह किसी भी एलिमेंट का अगर कोई आइसोटोप है तो वो देखने में बिल्कुल उसी जैसा होगा, लेकिन उसमें उसका मास नंबर तब्दील होगा। अब मास नंबर में तब्दीली कैसे होगी। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। प्रोटॉन की तादाद हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तब्दीली आती है न्यूट्रॉन की तादाद में। तब्दीली किस में आती है, न्यूट्रॉन की तादाद में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिखाए गए हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास नंबर और एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन का एटम है उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जो इसके आइसोटोप्स हैं, आप इसमें देखें जो आपकी बुक में आपको पिक्चर दिखाई गई हुई है। सबसे पहला आइसोटोप है प्रोटियम। प्रोटियम के पास एक प्रोटॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन कोई नहीं है। उसके बाद इसका आइसोटोप इसी का हमशक्ल ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम के पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है।
ठीक है। अब आप इसको देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये ओरिजिनल हाइड्रोजन एटम है जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर 1 है। ये जो इसका आइसोटोप है, जो इसका हमशक्ल है, आप देखें इसका जो मास नंबर है वो 2 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 ही है। ठीक है, ये 2 कैसे हुआ? ये इसके न्यूट्रॉन में तब्दीली की वजह से हुआ। ठीक है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था, इसमें 1 न्यूट्रॉन का इजाफा हुआ, इसलिए इसका जो मास नंबर है वो 2 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इन्हीं दोनों का एक और हमशक्ल भी है जिसको हम कहते हैं ट्राइटियम। ठीक, ट्राइटियम में आप देखें कि मास नंबर 1 नंबर और बढ़ गया, यानी इसमें 1 न्यूट्रॉन और बढ़ गया। अब इसका प्रोटियम का मास नंबर 1 था, ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 था और ट्राइटियम का मास नंबर 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन हैं, इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हम अब क्या कहेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी भी एक एटम या एलिमेंट के वो हमशक्ल जिनका मास नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उन सब के अंदर प्रोटॉनों की तादाद हमेशा बराबर होती है, उसमें प्रोटॉन की तादाद में तब्दीली नहीं हो सकती। However, the number of neutron may be different in some of these atoms. इनमें से कुछ एटमों के न्यूट्रॉनों की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। It means some atom of the same element may have different mass number than the other. इसका मतलब क्या है कि इनमें से कुछ एटमों के अंदर जो उनका मास नंबर है वो तब्दील हो जाता है, उनका मास नंबर तब्दील हो जाता है। The atom of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes. किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा हो लेकिन उनका मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट हो, वो आपस में आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये इसका आइसोटोप है, ये इसका आइसोटोप है, ये इसका आइसोटोप है। ठीक है, ये तीनों आपस में आइसोटोप्स कहलाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना हमशक्ल, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के हमशक्ल कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। द एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। किसी भी हाइड्रोजन के एटम के अंदर या तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा, या 1 न्यूट्रॉन होगा, या 2 न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के एक आइसोटोप के अंदर मास नंबर 12 है। ठीक है, यानी कि इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है। जिसका मास नंबर 13 है, इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद 7 है। इस कार्बन के आइसोटोप का मास नंबर 14 है। इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद 8 है। आइसोटोप्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड एग्रीकल्चर। तिब की दुनिया में और ज़राअत की दुनिया में आइसोटोप्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कार्बन 14 इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट। कार्बन के उस आइसोटोप को जिसका मास नंबर 14 है इस्तेमाल करते हैं पौधों की उम्र मालूम करने के लिए। नाइट्रोजन 15 इज़ यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र इन प्लांट। हम नाइट्रोजन 15 को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पौधों में इस्तेमाल होने वाली खाद के असरात को देख सकें। सोडियम 24 इज़ यूज्ड टू स्टडी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। किसी भी जिस्म के अंदर खून की तरसील कैसी है, खून सही से बह रहा है या नहीं बह रहा, इसको हम चेक करने के लिए सोडियम 24 को इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस 32 इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीज़। ब्लड कैंसर और हड्डियों की बीमारियों के इलाज के लिए फास्फोरस 32 को इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम 51 इज़ यूज्ड टू स्टडी रेड ब्लड सेल्स इन पेशेंट्स विद ब्लड डेफिशिएंसी। क्रोमियम 51 को हम उन मरीज़ों के अंदर जिनके अंदर खून की कमी होती है उनके रेड ब्लड सेल को चेक करने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयरन 59 इज़ यूज्ड टू स्टडी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। अगर किसी भी इंसानी जिस्म के अंदर आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा,
उसको स्टडी करने के लिए हम आयरन 59 को इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 इज़ यूज टू इन कैंसर ट्रीटमेंट। कोबाल्ट 60 को हम यूज़ करते हैं कैंसर के इलाज के लिए। आयोडीन 131 इज़ यूज टू ट्रीट अ डिजीज़ कॉल्ड गोइटर। जो गिलहड़ की बीमारी है उसके इलाज के लिए हम आयोडीन 131 को इस्तेमाल करते हैं।